सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने डायमेंशन फार्मूले के बारे में पढ़ा। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी मेन यूजेस है, एडवांटेजेस है वो क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कि जो रिलेशन हमारे पास गिवन होगा उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे। एंड जो सेकंड यूज है वो है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। कि हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी फिजिकल लॉ को डिस्क्राइब करती है, तो उसके बीच जो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे। और जो थर्ड है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मतलब अगर कोई क्वांटिटी मेरे को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है तो उसको दूसरे सिस्टम में मैंने कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए भी मैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करूंगा। सो फर्स्ट में हम एक एग्जांपल लेते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। इसमें हम एक फिजिकल रिलेशन लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि वो गिवन जो फिजिकल रिलेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रिलेशन लेता हूं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज 2 पाई एल अपॉन जी। सो हमने इसको चेक करना है कि जो ये फिजिकल रिलेशन दिया गया है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूंगा। टी टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन टी रहेगा और 2 पाई कांस्टेंट है, इसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा चेक करने के लिए। एंड एल लेंथ है, इसका डायमेंशन एल रहेगा और एल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है ये, जो जी का यूनिट होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब ये है डिस्टेंस एल एंड टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, एल टी माइनस टू। सो इसको अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो मेरे पास आया एल, सॉरी इसको एक ही ब्रैकेट में करेंगे, टी माइनस टू। ये एल से एल कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा टी। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये, और बाहर है अंडरूट। अंडरूट मीन्स 1/2, 2 से हो गया 2 कैंसल। सो t इज इक्वल टू टी, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड। तो इसको हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। इसमें हम एक और भी ले सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1/L अंडररूट एफ अपॉन एन। सो जो म्यू है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 1/T। सो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो रहेगा 1/T इक्वल टू T माइनस 1। एंड L इज लेंथ, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, T माइनस 1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला। सो लेते हैं अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 क्या है 1/L अंडररूट एफ अपॉन एन। एल लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं एल होगा, ये एल हो गया
और m मास है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m, एंड f इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t माइनस 2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम इससे निकालेंगे कि f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला था और मास का हमें, तो मेरे पास ये आने वाला है। सो अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं क्या आता है। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन एल, एल का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स अंडर रूट हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 अपॉन मास का m, ये हो गया कैंसल। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एंड एल टी माइनस 2, मेरे पास ये बचा है। सो जो हमारे पास बच रहा है तो ये है 1 अपॉन एल एंड अंडर रूट मतलब पावर 1/2 होगी, एल टी माइनस 2 की पावर 1/2। अब हम देख पा रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे एल अंदर मल्टीप्लाई तो होगा, ये एल की पावर 1/2 होगी एंड टी की पावर -1/2 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन एल इंटू एल की पावर हाफ एंड टी माइनस 1। सो अगर हम ऐसे देखें तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो t माइनस 1 है और राइट हैंड साइड मेरे पास आ रही है दिस, मतलब ये तो है, लेकिन l की पावर अगर हम सॉल्व करें ये आ रही है 1 -1/2 एंड दिस इज t माइनस 1। सो अगर इस वे से देखें तो ये रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में कई बार दिया होता है कि जो मास है मास इज मास पर यूनिट लेंथ। कई बार क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन होता है कि दिस मास इज मास पर यूनिट लेंथ। सो अगर हम ऐसे यूज करेंगे इसको तो कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं इसको। मतलब अगर तो सिंपली हमारे को बताएंगे कि जो F है वो फोर्स है, M मास है, तो जो ये रिलेशन है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। बट अगर जो ये पैरामीटर है इसको ऐसे डिफाइन करें कि μ इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एफ अपॉन एम। एल जो मास है मेरे को डिफाइन कर दिया कि दिस मास इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तब क्या होगा, तब देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो t माइनस 1 में रहेगी जैसे हमने इधर भी देखा। बाकी राइट हैंड साइड में भी सेम क्वांटिटी रहेगी ना, 1 अपॉन एल हो गया एंड फोर्स का mlt माइनस 2। बट अब जो मास है, मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका ये डायमेंशन फॉर्मूले होगी। सो अगर मैं इसको L को ऊपर ले जाऊंगा, ये m से m तो हो गया कैंसिल, मतलब मेरे पास बचा 1 अपॉन एल, एल से मतलब एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2, और अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2 एल, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 की पावर 1/2 एंड ये जो पावर है ये दोनों की पावर है, ठीक है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये L2 1/2 t माइनस 2 इंटू 1/2, ये जो पावर है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई है। सो मेरे पास बचा ये कैंसिल हो गए 2 से 2, यहाँ L बचा और यहाँ t माइनस 1, सो ये हो गया कैंसिल। सो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आई, t माइनस 1, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो एक ये रिलेशन है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, कब, व्हेन मास इज मास पर यूनिट लेंथ।
अब ये क्वेश्चन में याद में ढंग से देखना है कि वहां पर जो ये पैरामीटर है जो कि हर बार डिफाइन किए होते हैं कि क्या दिया है, ठीक है। अगर होगा मास पर लेंथ तो है ये डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो अब हम करेंगे जो सेकंड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच हम लोगों ने रिलेशन डिराइव करना है। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और विद वेलोसिटी v एंड इसकी जो रेडियस है दैट इज r। सो क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m moving in a circular path with velocity v and radius r. Find the relationship for force acting on particle. So जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स। इसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, पर यहाँ पर जस्ट इसको याद रखो कि सर्कुलर पाथ में मूव करने पर पार्टिकल पर एक फोर्स लगती है जो सेंटीमीटर फोर्स होती है और वो डिपेंड करती है तीन फिजिकल क्वांटिटी पर, रेडियस, मास एंड वेलोसिटी। सो हम लोगों ने इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा अच्छा, जो हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये तीन पैरामीटर है तो इन्हीं तीन पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है फोर्स। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा रेडियस, मास एंड वेलोसिटी, इनकी पावर डाल दूंगा कुछ ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे और लास्ट में ए बी सी की वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन में इसको नाम दे देते हैं। फिर मेरे पास क्या होगा, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो ये क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है। सो ये हो गया आर ए एम बी एंड बी सी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन को हम पुट करेंगे। तो जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन रहेगी ml t-2 और r रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन लेंथ होगी और मास की डायमेंशन होगी m। सो अब हम अच्छा, और वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा LT-1। सो इन वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। मेरे पास क्या रहेगा, ml t-2 इज इक्वल टू k r। अच्छा, r का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो रहेगा l पावर a एंड m पावर b एंड v LT-1 पावर c। सो इसको अगर हम थोड़ा जनरलाइज करें, शुरू में हम मास की टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो मास होगा, मास की पावर b हो गई अंदर मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद लेंथ, लेंथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर है a और यहाँ पर भी है, बट इसकी पावर बाहर से c है, ठीक है, c एंड उसके बाद t बचा, c अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर -c। अब अगर इसको हम थोड़ा और जनरलाइज करें, m की पावर b l
हम जानते हैं फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। पावर ऐड हो जाएंगे जब बेस m होंगे। सो यहाँ पर मेरे पास बनेगा l की पावर a प्लस सी एंड t की पावर माइनस सी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसको मैं कंपेयर करूंगा राइट हैंड साइड के साथ। सो इसमें क्या होगा, देखिए इसको, चलो इसको यहाँ लिखता हूँ m l t माइनस टू, और जो राइट हैंड साइड में वो है m p l a प्लस सी एंड t की पावर माइनस सी। अब कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर मास की पावर एक है और यहाँ पर है v, मतलब v इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर L1 है और L की पावर यहाँ पर a प्लस सी है, मतलब ये बना a प्लस सी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर है t की पावर माइनस सी और यहाँ पर है माइनस टू, तो c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू। सो ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो शुरू में माना है कि अगर ये फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये जो पूरी टर्म है इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला वो फोर्स के बराबर आना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो इनकी पावर है वो इक्वल हो गई। सो अगर हम अब हम इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ से डायरेक्टली सी की वैल्यू तो आ गई है 2, b हमारे पास 1 है एंड c2 है। c2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, मतलब a प्लस c की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू यहाँ रख दो 2 इज इक्वल टू 1। सो ये क्या आया 1 माइनस 2, कितना है a इज इक्वल टू माइनस 1। a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। सो f is directly proportional to r की पावर a that is minus 1, m की पावर है b is equal to 1 and v की पावर है c और c is equal to 2, c is equal to 2। सो ये मेरे पास आ गई एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अगर इसको थोड़ा और जनरलाइज करें, इसकी पावर माइनस 1 है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, और सिंपली लिखिए f इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना mv स्क्वायर अपॉन r। सो ये इस टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें पैरामीटर पहले से ही डिफाइंड हो गए। सो मैंने क्या करना है, उनके जो डायमेंशन फॉर्मूले है उसको पुट करना है, और जिसके लिए मैंने रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर फोर्स के लिए निकाला था तो उसी हिसाब से मैंने पावर को कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाली, और लास्ट में जो वैल्यूज आई इसको पुट किया, और अल्टीमेटली जो फिजिकल रिलेशन है वो डिराइव कर दिया। सो अब हम करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इसके लिए हमारे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो ये कोई मान लो हाइट है, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए मैं पहले लेता हूँ मीटर स्केल। अगर मैं मीटर स्केल से इसकी हाइट मेजर कर रहा हूँ, मान लो वो आती है 10 मीटर, अगर मीटर स्केल को यूज करता हूँ। और दूसरी बार मैंने यूज की सेंटीमीटर वाली स्केल। सो सेंटीमीटर वाली स्केल से मेरे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर। अब जो ये हाइट है, इसकी हाइट तो सेम रहने वाली है, मतलब जो 10 मीटर है वो बराबर होने वाला है 1000 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि इसकी हाइट तो अनचेंज्ड रहेगी ना।
हमने स्केल भले डिफरेंट डिफरेंट किया यूज। सो जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए हम ये स्केल्स यूज कर रहे हैं वो तो सेम रहेगी ना। सो इसकी हाइट सेम रहेगी। मतलब हम बता सकते हैं अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो वैल्यू है ये n1 और यूनिट है u1 है, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा सेंटीमीटर था उसमें जो ये वैल्यू आई वो n2, और जो सिस्टम ऑफ यूनिट था ये था u2। वैसे जो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट था वो क्या था, मीटर। मीटर कौन सी इसमें होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। और इसमें इस स्केल में कौन सा यूनिट है जो वो है सेंटीमीटर। वो ये कौन से यूनिट में आएगा, ये सीजीएस में। सो अब हम जानेंगे कि अगर मेरे पास एसआई सिस्टम में कोई वैल्यू गिवन है तो मैं उसको सीजीएस में कैसे फाइंड आउट करूं। सो यहाँ से मतलब एक क्लू हमारे पास मिल गया कि जो n1 u1 है दैट इज इक्वल टू n2 u2। चलिए इसको याद रखते हैं, n1 u1 is equal to n2 u2, where n1 and n2 are numbers and u1 अच्छा u1 u2 u1 and u2 are system of unit। सो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गई, मतलब जैसे हमने पढ़े थे, मतलब जो u1 में होगा मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, इन पर डिपेंड करेगा ना, 1 होगा। और वैसे ही सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में भी क्या होगा, मास होगा, लेंथ होगा और टाइम होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा मेरे पास n1 u1 u1 है मेरे पास m1 l1 एंड t1 इज इक्वल टू n2 m2 l2 एंड t2। अब इसकी जो पावर है, पावर भी हो सकती है, जैसे मास की पावर 1 होगी, मास की पावर a मान लेते हैं और यहाँ पर भी a होगी। अगर यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी b होगी, यहाँ पर c है तो यहाँ पर भी c ही होगी। सो n2 यहाँ से क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू इसको करो n2 फाइंड आउट करना। सो n1 ये फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पर m1a l1b एंड t1c एंड ये मल्टीप्लाई में तो इधर को डिवीजन में जाएगा, m2a l2b एंड t2c। अगर थोड़ा और जनरलाइज करें हम इसको, सो ये आएगा m2 इज इक्वल टू n1 mm, इन दोनों की पावर सेम है ना a, तो ये आएगा m1 अपॉन m2 पावर a। सेकंड है l1 अपॉन l2 पावर b। थर्ड है t1 अपॉन t2 की पावर c। सो ये मैन फॉर्मूला रहेगा मेरे पास टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे मान लीजिए कि फोर्स एसआई सिस्टम में होती है न्यूटन में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसे रखो कि मान लो एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरे पास 10 न्यूटन है, ठीक है। सो इसको मैंने कन्वर्ट करना है, ये है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, मेरे को कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। सो सीजीएस में इसका यूनिट होगा डायन एंड यहाँ पर कुछ नंबर आएगा जिसको हम मान लेते हैं कुछ n2 होगा। अब जो ये डायन है ये फोर्स का यूनिट है, किस यूनिट में, सीजीएस में, और न्यूटन है एसआई सिस्टम में। भले ये यूनिट अलग अलग है ना, लेकिन जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये फोर्स, वो क्या है, वो तो सेम है। जैसे हमने अभी हाइट का एग्जांपल लिया था। सो कन्वर्ट करते हैं इसको 10 न्यूटन को
इंटू डायमेंस, हाउ मेनी डायमेंस, ठीक है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n2 इज इक्वल टू n1, इसको ऐसे लिखिए, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 टू द t2 की पावर c। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये रहेगा मेरे पास n1 जो मेरे को गिवन है, वो रहेगा n1, और m1 m2 l1 l2 और t1 और t2 फाइंड करेगा हम, ये क्या होगी। सो जो m1 है, m1 m2, फिर है l1 l2, फिर है t1 एंड t2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट में रहेगा फोर्स की वैल्यू है। अब हम जो m1 मतलब जो मास लेंथ और टाइम की वैल्यू है, अब हम उसको लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो फोर्स है वो अभी मेरे को न्यूटन में दी है, तो न्यूटन से मेरे को टाइम में कन्वर्ट करनी है, मतलब न्यूटन है जो SI सिस्टम है यूनिट, और जो डायन है वो है CGS में। सो मैं क्या करूँगा कि एक साइड SI सिस्टम ऑफ यूनिट करूँगा और दूसरी साइड लिखूंगा CGS। SI सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम, ठीक है। और L1 होगा लेंथ मीटर, तो उसको लेंगे हम 1 मीटर, और T1 होगा 1 सेकेंड, ठीक है। और CGS में क्या होगा, CGS में मास ले रहे हम m2, ये होगा 1, मास होगा 1 ग्राम, एंड लेंथ होगी सेंटीमीटर में, सो 1 सेंटीमीटर, और टाइम होगा सेकंड में, टाइम तो दोनों सिस्टम में सेम रहेगा, ठीक है, 1 सेकंड। सो और ये जो ए बी सी है, इसको हम कहां से निकालेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, फोर्स को। सो फोर्स की जो डायमेंशन होगी ना, वहां से ए बी सी की वैल्यू आएगी मेरे पास। जो फोर्स की डायमेंशन है वो होती है MLT-2। सो अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको, तो m यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, मतलब l की पावर इधर b है ना, तो मतलब इधर 1 है, तो b कितना होगा, यस 1। और इधर कंपेयर करें, इधर -2 है, इधर c है, तो मतलब c क्या होगा, -2। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये वैल्यूज है ना, इसको मैंने बस यहाँ डालना है, ठीक है। तो इसको मैं डालता हूँ n2 इज इक्वल टू, अच्छा जो n1 है वो क्या है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, n1 10 है, और m1 क्या है 1 kg, m2 क्या है 1 ग्राम, a पावर है a है 1, और फिर है l1 है 1 मीटर, l2 है 1 सेंटीमीटर, पावर b, फिर t 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, और c है -2। अब ये मैं जानता हूं 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, और इधर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक बच गया, ठीक है। तो n2 कितना आया, n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 रेज की पावर 3, एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सो इसको हम बोलेंगे N2 इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर 4 डायन। हम इसको जनरलाइज करते हैं तो 10 इधर क्या बचा 10 रेज़ की पावर 3, 3 जीरो है ना, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, ये हो गया कैंसर। और इधर क्या है 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसर। सो हमारे पास क्या आया 10 की 3 10 की 2, वही a की n इंटू a की पावर m, ये क्या बना a की पावर n प्लस m, और एक 1 है तो मतलब इसमें एक और ऐड हो जाएगा 3 to 5 plus 1 6, 10 raised की पावर 6 डायन। सो n2 की वैल्यू आई मेरे पास, इसका मतलब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर 6 डायन। सो इसमें हमने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन थी। सो उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। और इसमें जो m1 m2 l1 l2 t1 t2 है जो कि मेरे को ऑलरेडी नोन है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। abc कहाँ से आएगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी की मैंने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, इसको पुट करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा।